Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our channel. आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस। ठीक है, तो जो इंटेक्स वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी आपको टॉपिक वाइज वीडियोस में करवा चुकी हूँ, जहाँ पर जिस टॉपिक का जो इंटेक्स क्वेश्चन था वो मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा दिया है। तो आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारी बैक एक्सरसाइज है ना एनसीईआरटी की, उस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, Which of the following pairs will give displacement reactions? ठीक है, तो यहाँ पर ये चार आपके ऑप्शंस हैं, किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर करेगी। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ तब अकर करती है जब ये जो मेटल है ये इस वाले मेटल से क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो, है ना। तो हमें यही देखना है कि कौन सा मेटल दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा नहीं। तो यहाँ पर कॉपर सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल नहीं। हमें पता है सोडियम टॉप पर आता है और कॉपर तो हाइड्रोजन के भी नीचे आता है ना, तो ये गलत है। फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो क्या मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी, सो Mg के नीचे आता है एल्यूमिनियम, तो ये रिएक्शन भी नहीं अकर करेगी। सिल्वर अगेन काफी नीचे होता है ना, और आयरन तो हमारा ऊपर होता है, तो विच मीन्स सिल्वर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो एक ही यहाँ पर ऑप्शन बचता है, कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को इजिली डिस्प्लेस कर देगा। सो किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर करेगी, सिर्फ डी वाले में। ठीक है, चलो, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? ठीक है, इन चार मेथड्स में से हम कौन सा मेथड अपनाएंगे so that जो आयरन फ्राइंग पैन है उसमें रस्टिंग ना हो। ग्रीस, पेंट, कोटिंग ऑफ जिंक या ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए सही मेथड तो है ना, बट यहाँ पर स्पेसिफिक पूछा गया है कि एक फ्राइंग पैन है हमारे पास, एक फ्राइंग पैन को हम रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो हम ऑब्वियसली फ्राइंग पैन को हीट भी करेंगे, तो ग्रीस या फिर पेंट सही मेथड नहीं होगा, क्योंकि ये जो फ्राइंग पैन है इसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूसली, है ना, क्योंकि खाना बनाएंगे तो हीट तो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होगी ही। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, ना कि डी। ठीक है, इन दोनों मेथड्स का हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो फ्राइंग पैन है ना हमारे पास उसको हम हीट भी प्रोवाइड करेंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। इसके अलावा यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों ने हमारे दो बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। एक है निपुण बैच जिसका प्राइस सिर्फ 585 रुपीज़ है। ठीक है, Y916 कोड आप लोगों को यूज करना है, तब जाके आपको ये जो निपुण बैच है सिर्फ 585 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस निपुण बैच के आखिरकार फीचर्स क्या क्या हैं, तो इस निपुण बैच में आपको सब कुछ मिलेगा। हम यहाँ पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के। इसके अलावा वर्कशीट्स यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एंड ये जो वर्कशीट्स हैं ये चैप्टर वाइज हैं। इन वर्कशीट्स में सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, MCQs, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, 2, 3, 5 मार्कर्स, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस इन वर्कशीट्स में आपको मिल रहे हैं। ये वर्कशीट्स का सॉल्यूशन हम लोग आपको लाइव प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं जो हम टीचर्स ने खुद से आपके लिए बना रखे हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द PDFs एज वेल एज द सॉल्यूशंस एज वेल एज द लाइव क्लासेस। वो जो 15 सैम्पल पेपर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो सब हम लाइव सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए एट जस्ट दिस प्राइस 585। तो आप लोग निपुण बैच को अपने लिए परचेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली अड्डा 24/7 का जो मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर वेब, दोनों में से कहीं पर से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्लास 10th कैटेगरी में आपको जाना है, वहाँ पर ये बैचेस और इनके जो भी फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। ये कोड यूज़ कर लेना, क्योंकि इस कोड से आप लोगों को 17% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारा बैच है उन्नति बैच। उन्नति बैच हमारा महापैक है जिसमें आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी, पूरा निपुण बैच मिल जाएगा। ये वाला जो हमारा बैच है ये कंप्लीट लाइव बैच है। यहाँ पर निपुण में जो क्लासेस मिल रही हैं वो रिकॉर्डेड हैं, यानी कि निपुण बैच में जो
लेक्चर्स हैं हमारे चैप्टर वाइज वो यहाँ पर रिकॉर्डेड रहेंगे, बट यहाँ पर लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3D मॉडल्स आपको मिलने वाले हैं, ई बुक्स और बाकी जो भी फीचर्स मैंने आपको यहाँ बताए वो सारे के सारे आपको यहाँ तो मिलेंगे ही। तो आप लोग उन्नति बैच को अपने लिए खरीद सकते हो। इसका प्राइस सिर्फ 2050 रुपीज़ है। अगेन यू विल हैव टू यूज दिस कोड जो कि है Y916, तभी जाके आप लोगों को इस प्राइस पे मिलेंगे 17% के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अड्डा 24/7 के ऐप पर चले जाओ, क्लास 10th कैटेगरी में चले जाना, जो भी बैच आपको लेना है वो आप ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच जो आपको मिलने वाला है, तो निपुण बैच आप लोग खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ द थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा या फिर आयरन होगा। ये जो एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, एक कंपाउंड बना रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का होता है? नहीं। सिलिकॉन के ऑक्साइड का होगा, आयरन के ऑक्साइड का होगा। ठीक है, अब आयरन के ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा तो होता है, बट दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। इसका जो ऑक्साइड है वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम का जो ऑक्साइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड है ये, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसके अलावा ये सॉल्यूबल भी है पानी में। जबकि अगर मैं आयरन की बात करूं तो इसके ऑक्साइड का भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बट ये सॉल्यूबल नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम। Food cans are coated with tin and not with zinc because ऑप्शंस को रहने दो, लॉजिकली सोचो। फूड कैन है, ठीक है, ये हमने छोटा सा कैन बना दिया। अब इसको हम टिन से कोट कर रहे हैं, जिंक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी आप उससे कभी भी खाने की चीज़ों को तो वैसे भी कोट नहीं करोगे, या कोई गैस है तो उस गैस से फिल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये खाना फिर रिएक्ट कर जाएगा, है ना। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये अंदर जो खाना है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, खाना स्पॉइल हो जाएगा। तो जिंक से कोट नहीं करते हैं, टिन से करते हैं, जिसको हम SN लिखते हैं। क्यों करते हैं टिन से? क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव है। तो बस क्लियर है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट से भी लेना देना नहीं है, रिएक्टिविटी से है ना। जिंक क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, सो इसीलिए हम जिंक से कोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा खाने के साथ। ठीक है, चलो, you are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? देखो, अगर हमें हैमर गिवन है तो हम मेलिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी आपको पता है मेटल्स शो करते हैं बट नॉन मेटल्स शो नहीं करते हैं। जब आप उस मेटल सैंपल को हैमर से बीट करोगे सो ये जो मेटल है ये थिन शीट्स में चेंज हो जाएगा, जबकि ये थिन शीट्स में चेंज नहीं होगा नॉन मेटल का सैंपल, और ये क्रम्बल हो जाएगा इनटू पीसेस। पीसेस में ऐसे टुकड़े टुकड़े उसके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल का सैंपल दिखाएगा, जबकि नॉन मेटल का सैंपल नहीं दिखाएगा। फिर बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच से आप एक सर्किट बनाओगे। ठीक है, ये सर्किट आप बनाओगे, फिर यहाँ पर आप दो टर्मिनल्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बीच में आप मेटल सैंपल या जो भी सैंपल है उसको रख सकते हो। अब जब आपने मेटल का सैंपल रखा है तो आप देखोगे कि सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। तो उस केस में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, बट अगर यहाँ पर आपने नॉन मेटल का सैंपल रखा उस केस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो ये सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, Access the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non-metals। तो हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, malleability and electrical conductivity। We know that metals are malleable and hence they will get converted into thin sheets। On the other hand, non-metals में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा the second property is electrical conductivity। We get to know that metals are good conductors of electricity whereas non-metals are not। ठीक है, these are poor conductors of electricity। ठीक है, What are amphoteric oxides? Amphoteric oxides मेटल के ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड
और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके का नेचर शो करते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल्स देने हैं तो जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो भी आपको याद आता है वो आप मेंशन कर सकते हो। ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, विच मीन्स ये जो हमारे पास ऑक्साइड है, ठीक है, ये HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। जबकि जनरली हमको पता है जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो होते हैं बेसिक, तो वो सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है ना, तो वो सिर्फ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं करेगा। बट ये जो एम्फोटेरिक हैं ये ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलो, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। वेरी सिंपल, देखो जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, जो याद आ रहा है वो लिख दो। ठीक है, और दो ऐसे मेटल्स जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता है हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, Ag यानी कि सिल्वर, Au गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, चलो, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, what would you take as the anode, cathode and the electrolyte? देखो, एनोड हम हमेशा ही इम्प्योर मेटल को लेते हैं, इम्प्योर मेटल M, और कैथोड हमेशा हम प्योर मेटल को लेते हैं। क्यों लेते हैं प्योर मेटल को? क्योंकि आपको पता है हमेशा जो डिपोजिशन होता है वो कैथोड पर होता है। सो हम क्या चाहते हैं कि प्योर के ऊपर ही प्योर का डिपोजिशन हो। सो हमेशा कैथोड को प्योर मेटल ही बनाओगे। इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दैट मेटल, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल M। जैसे अगर कॉपर है तो हम कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट सोल्यूशन है ना कॉपर का, तो इसको लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो प्योर कॉपर है उसको कैथोड लेते हैं, जो इम्प्योर कॉपर है उसको एनोड लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it, as shown in this figure. ठीक है, तो सल्फर पाउडर लिया, उसको क्या करा, हीट करा, फिर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो इस तरीके से कलेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, What will be the action of gas on dry litmus paper? अब देखो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं फिर समझते हैं। सल्फर को हीट करा तो आपको पता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब हमें पता है ये जो गैस है ये एसिडिक होती है, बट क्या अगर पानी नहीं है तो ये अपना एसिडिक नेचर दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती है। सो अगर हम ड्राई लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं सो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नो इफेक्ट विल बी सीन। ठीक है, या फिर हम सिंपली नो चेंज भी लिख सकते हैं यहाँ पर, नो चेंज। देन क्या एक्शन होगा इस गैस का ऑन मॉइस्ट लिटमस पेपर? अब यहाँ पर क्या हुआ, मॉइस्चर हमने दे दिया, मॉइस्चर आ गया यानी कि पानी आ गया, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है पानी के साथ रिएक्ट करेगी, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड बना देगी। ठीक है, अब ये सल्फ्यूरस एसिड है ना, एसिड है और यहाँ पर पानी प्रेजेंट है, तो ये अपने H+ आयन में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। तो मुझे बताओ एसिडिक नेचर अब देखने को मिलेगा या नहीं? बिल्कुल देखने को मिलेगा, एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा। सो विच मीन्स जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा बताओ, रेड लिटमस पेपर में, क्योंकि अब एसिडिक नेचर देखने को मिल रहा है। समझ में आया या नहीं? ड्राई लिटमस पेपर लोगे तो ये नेचर में तो एसिडिक है बट पानी नहीं है, तो ये अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा ही नहीं, तो कोई चेंज नहीं होगा ड्राई लिटमस पेपर में। बट जब मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पानी के साथ ये गैस रिएक्ट करेगी, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगी, H+ आयन रिलीज होंगे, सो एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा। सो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये दोनों रिएक्शंस अगर करेंगी आपको ये मेंशन करनी है। ठीक है, चलो, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टार्टिंग में ही ये तो हमने देखा था, आप ग्रीजिंग कर सकते हो यानी कि ऑयलिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप पेंटिंग कर सकते हो, आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, आप एलॉइंग कर सकते हो, तो ये सब बहुत सारे हमारे
प्रिवेंटिव मेजर्स हो जाएंगे, 3 हमने लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, बहुत सिंपल, अभी हमने मेटल का देखा था, वो बेसिक थे, तो ये क्या होंगे, एसिडिक होंगे, वेरी सिंपल। अभी हमने जस्ट देखा भी ना कि ये जो मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिडिक ही तो है, और ये सल्फर क्या है, नॉन मेटल है ना, तो विच मीन्स जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं जो कि मोस्टली एसिडिक होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे मेटल्स के केस में मैंने क्या बताया था कि वो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी एसिडिक होते हैं मोस्टली, बट कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, गिव रीजंस प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। देखो, ज्वेलरी जब हम बनाते हैं तो बहुत ही शाइनी होनी चाहिए, वो ऑब्वियसली है ना, अपीलिंग होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। तो एक रीजन क्या है कि ये जो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर हैं ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी हैं, यानी कि इनमें बहुत ही अच्छा लस्टर है, चमक है, ठीक है। इसके अलावा ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, इनमें कोरोजन नहीं होता ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, ठीक है। आप रीजंस भी लिख सकते हो ये सारे। तो बिकॉज ये जो हमारे मेटल्स हैं ये लस्ट्रस हैं, काफ़ी शाइनी है, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, लेस रिएक्टिव हैं क्योंकि, तो इनमें कोरोजन नहीं होगा, ये खराब नहीं होंगी। इसके अलावा ये मेलिएबल हैं, विच मीन्स हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं, हम पलट सकते हैं, ठीक है, जो शेप हमको बनाना है वो बना सकते हैं। डक्टाइल है, इसीलिए आपको पता है हम चेन्स बनाते हैं काफ़ी सारी, है ना, गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की। तो ये रीजंस है, आप इनमें से जो भी 1 या 2, 3, 4 जो भी रीजन याद आते हैं वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, अंडर ऑयल या फिर केरोसिन भी मेंशन किया जा सकता है यहाँ पर। तो इनको हम ऑयल के अंडर स्टोर करके क्यों रखते हैं, क्योंकि ये तीनों हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव हैं, तो अगर हम इनको खुले में छोड़ देंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेंगे एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये लोग बना देते हैं, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन दीज मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर, ठीक है, एंड हेंस अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं दे में इवन कैच फायर, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है, सो ये मेटल्स फायर भी कैच कर सकते हैं। सो ऐसी एक्सीडेंटल फायर्स को अवॉइड करने के लिए हम इनको ऑयल या फिर केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। चलो, एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। देखो, जो एल्यूमिनियम है आपको पता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इजीली मेल्ट नहीं होता है। तो कुकिंग में तो देखो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो मेटल है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो तो मेल्ट कर जाएगा। हमें ऐसा यूटेंसिल नहीं चाहिए, है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो वही चाहिए। तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, ठीक है, ज़्यादा है अगेन, विच मीन्स ये बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। हमें ऐसा ही एक बर्तन चाहिए है सो दैट जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरे बर्तन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। बट ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो विच मीन्स जो भी खाना है हम बना रहे हैं वो ख़राब हो सकता है, जैसे अभी जिंक के केस में देखा था। फिर भी हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं खाने के यूटेंसिल्स बनाने में, ये रीज़न यहाँ पर मेन ये होता है कि ये जो एल्यूमिनियम है ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करती है, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम मेटल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर कोरोजन। जैसे ये मान लो एल्यूमिनियम का हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, अब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसके बाहर पे लेयर बन जाएगी, किसकी बनेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सो एल्यूमिनियम को फर्दर कोरोजन से ये प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम इवन दो इट इज रिएक्टिव हम स्टिल इसका यूज करते हैं टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। और बाकी इन जनरल अगर क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम को हम कुकिंग यूटेंसिल्स में क्यों यूज करते हैं तो आप ये दो रीजंस मेंशन करोगे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। चलिए,
कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। हमें पता है जो कार्बोनेट ओर है उसको हम चेंज करते हैं ऑक्साइड में बाय अ प्रोसेस जिसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। सल्फाइड ओर को भी हम ऑक्साइड में ही बदलते हैं बाय अ प्रोसेस जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इन दोनों को हम ऑक्साइड में बदल रहे हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऑक्साइड्स हैं उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना काफी ईजी है देन टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। ठीक है, कार्बोनेट से हम डायरेक्टली जिंक को नहीं निकाल सकते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट है तो उससे मैं डायरेक्टली जिंक नहीं निकाल पाऊंगी। जिंक सल्फाइड है उससे डायरेक्टली हम जिंक में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बट जब इनके ऑक्साइड्स में ये कन्वर्ट हो गए तो जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना काफी आसान हो जाता है। सो मेनली यहाँ पर रीजन क्या है? दैट it is much more easier to extract metal from their oxides than carbonates or sulfides। ठीक है, चलो। You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels। देखो जो कॉपर है, ठीक है, मेनली बिकॉज हम यहाँ पर कॉपर की ही बात कर रहे हैं। सो ये जो कॉपर होता है आपको पता है ये जब टार्निश हो जाता है तो इसमें बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है जिसमें क्या क्या है, ये और ये है ना, विच मीन्स यहाँ पर एक तो हाइड्रोक्साइड भी है और कार्बोनेट भी है, इसीलिए इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट कह रहे हैं। तो ये जो लेयर है मेनली कैसी है? बेसिक है ना इन नेचर। तो इस बेसिक लेयर को रिमूव करने के लिए, इस लेयर को डिसॉल्व कराने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? एक अच्छा एसिड चाहिए होगा। और आपको तो पता ही है जो भी सार सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि लेमन या टैमरिंड जूस, इनमें क्या होता है? एसिड होता है ना। टैमरिंड, ठीक है, टार्टरिक एसिड है, यहाँ पर लेमन सिट्रिक एसिड है, एसिड प्रेजेंट है ना। तो ये जो बेसिक लेयर यहाँ पर फॉर्म हो रही है जिसकी वजह से कॉपर टार्निश हो रहा है, उसको डिसॉल्व कराने के लिए वी नीड एन एसिडिक लेयर, और वी कैन सिंपली से वी नीड एन एसिड, and these lemon or tamarind juices they contain acid and hence they can easily dissolve these layers and we will get fresh copper। जो हमारा कॉपर है वो हमें वापस मिल जाएगा। ये जो लेयर्स हैं जिसकी वजह से उसमें कोरोजन आ रहा है वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने बहुत पढ़ ली हैं, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, बट यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पूछा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नहीं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो भी रिएक्शंस हैं वो आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको पता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कैटायंस बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, एनायंस बनाते हैं, है ना। और एक्वस सोल्यूशन जो होता है मेटल ऑक्साइड का वो बेसिक होता है। हमने देखा जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होंगी जबकि ये एसिडिक होती हैं। ठीक है, जब आप मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया था, ये वही रिपीटेड पॉइंट है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, जबकि यहाँ पर जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ मेटल पोजेस 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आउटर मोस्ट वाली जो शेल होती है जिसको वैलेंस शेल कहते हैं उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, जबकि यहाँ पर मोस्टली 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। मोर देन 3 होंगे, इवन 4 जैसे कार्बन है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एल्यूमिनियम तो हमारा मेटल हो गया, इसमें 3 होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर और क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब क्या होता है? नॉन मेटल्स, जिनमें आपको पता है आउटर मोस्ट वाली शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस एक और क्वेश्चन हमारा बचा है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आपको समझना है और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में इनको लिख देना है। तो देखो, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। उसने कहा कि मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ। ठीक है, इसने प्रॉमिस भी करा कि जो ग्लिटर है पुराने और डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स का वो वापस लेके आ जाएगा। An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? अब एक इंसान आया, उसने कहा कि मैं गोल्डस्मिथ हूँ, जो चमक है पुराने गोल्ड ऑर्नामेंट्स की मैं वापस ले आऊँगा। ठीक है, उसने एक सोल्यूशन यहाँ पर लिया, इस सोल्यूशन में जो भी गोल्ड है वो डाल दिया।
अब शाइन तो वापस आ गई, उसने जैसा प्रॉमिस करा था उसने वो करके दे दिया, शाइन वापस आ गई, चमक वापस आ गई, बट जो वेट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। ऐसा क्या हुआ होगा और ये क्या लिक्विड है? आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है अबाउट एक्वारेजिया, ये वही एक्वारेजिया है। एक्वारेजिया में क्या होता है, 3:1 HCl और HNO3 का, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। बहुत ही फ्यूमिंग कोरोसिव लिक्विड होता है ये एक्वारेजिया। ये किसी भी मेटल को डिसॉल्व करा सकता है। इवन जो हमारे पास नोबल मेटल्स हैं जो किसी और एसिड में डिसॉल्व नहीं करते हैं, अगर आप इंडिविजुअली HCl लोगे या HNO3 लोगे वो इनमें डिसॉल्व नहीं करेंगे, बट अगर आप एक पर्टिकुलर रेशियो में इन दोनों को साथ ले लोगे जो कि है 3:1 HCl और HNO3 का, तो क्या बन जाएगा, एक्वारेजिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्वारेजिया हर नोबल मेटल को डिसॉल्व कराने के काबिल है। ये गोल्ड को भी डिसॉल्व करा सकता है, सिल्वर को भी, प्लैटिनम को भी ये खुद में डिसॉल्व करा सकता है। तो यही उसने भी करा, उसने एक्वारेजिया ले दिया, तो उसने क्या करा, ये गोल्ड इसमें डाला, तो बाहर का जितना गोल्ड है, ठीक है, जो डल वाला गोल्ड था वो सब एक्वारेजिया ने डिसॉल्व कर दिया, और उसने वापस वो जब दिया तो वेट तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा ही ना, क्योंकि जितना भी आउटसाइड वाला डल गोल्ड था वो तो इस एक्वारेजिया ने डिसॉल्व कर दिया। अब ये लोग क्या करते हैं, इस एक्वारेजिया में गोल्ड डिसॉल्व हो गया है, फर्दर जाके और भी आगे मेथड्स होते हैं जिससे इसको प्रेसिपिटेट करते हैं और गोल्ड हमें मिल जाता है, गोल्ड एज अ प्रेसिपिटेट मिलता है फर्दर रिएक्शन से। तो उनका काम तो हो गया, एक्वारेजिया में गोल्ड डिसॉल्व हुआ, फिर उन्होंने जाके जो भी गोल्ड है उसको ले लिया, तो विच मीन्स उनका तो फायदा, बट ये लेडी का क्या हो गया, नुकसान। तो हमें डिटेक्टिव प्ले करना था, हमने बहुत अच्छे तरीके से एक डिटेक्टिव प्ले करा है और हमने ढूंढ लिया कि ये एक्वारेजिया है। ठीक है, और हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमको पता है जो गोल्ड है वो इसी सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है, किसी और में नहीं होता है। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एन एलॉय ऑफ आयरन। आपको पता है स्टील में आयरन के साथ साथ ऑलमोस्ट 0.05% हम कार्बन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एलॉय होता है आयरन का, तो हम स्टील का यूज नहीं कर रहे हैं हॉट वाटर टैंक्स को बनाने के लिए, बट कॉपर का कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो स्टीम प्रोड्यूस होने लगती है, तो ये जो आयरन है ना इस स्टील में, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करने लगेगा एंड हेंस हमारे पास जो आयरन की ऑक्साइड्स हैं वो बनेंगी, हाइड्रोजन गैस कहीं ना कहीं यहाँ पर इवॉल्व होने लगेगी, है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट कि वो जो पानी है वो खराब हो जा रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिकॉज आयरन सिंपली रिएक्ट कर रहा है विद स्टीम, तो हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। अब कॉपर को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर हॉट कोल्ड मतलब इन दोनों वाटर में से या स्टीम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो हम इसीलिए कॉपर का यूज करते हैं टू मेक द हॉट वाटर टैंक्स। क्लियर? तो देखो यहाँ पर एक चीज मुझे समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई होगी कि इस वाले चैप्टर में रीजन बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, क्यों यूज कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, आई डोंट थिंक सो वी लेफ्ट एनी क्वेश्चन, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर डलवा दूंगी। टेलीग्राम नेम है अड्डा 24/7 फाउंडेशन। इसके अलावा यार अभी मैंने आपको हमारे बैचेस के बारे में भी बता दिया है, निपुण और हमारे पास उन्नति बैच। ठीक है, ये दोनों बैचेस बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं। निपुण का प्राइस जो है सिर्फ 585 रुपीज़ है और उन्नति बैच का प्राइस भी सिर्फ 2050 रुपीज़ है। यहाँ पर लाइव क्लासेस चलेंगी सारे चैप्टर्स की, सारे सब्जेक्ट्स की, बट यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पर भी लाइव हैं, जो वर्कशीट्स हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहाँ पर आपको लाइव मिलेंगी, सैम्पल पेपर्स भी लाइव मिलेंगे, जो डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं वो भी लाइव हैं, बट सिर्फ जो लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज लेक्चर्स वो यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं और यहाँ पर लाइव हैं। ठीक है, पूरा ये निपुण बैच का एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा जब आप उन्नति बैच खरीदोगे। यहाँ पर आपको 3D मॉडल्स मिलने वाले हैं प्रॉपरली, जो साइंस में हम यूज करते हैं, ई बुक्स आपको मिलने वाली हैं, नोट्स हैंड रिटन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू गो टू अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, फोन में डाउनलोड कर लो, उसके बाद क्लास 10th वाले सेक्शन पर चले जाना। बहुत सारे सेक्शंस हैं, क्लास 12th का है, CUET का है और बैंक एग्जाम्स का है, SSC का है, बहुत सारा है, बट आपको क्लास 10th में चले जाना है। ठीक है, वहां पर ये कोड लगा लेना Y916, दिस इज नॉट 4, दिस इज Y।
ठीक है। सो कोड क्या है Y916, ये आपको लगाना है, तभी जाके आपको 17% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।